नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, हमने सभी टॉपिक से प्रश्नों को कवर किया है और अगर आप हमारी इसी तरह की पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत में मैं प्ले लिस्ट का लिंक जोड़ रहा हूं, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। और वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने प्रश्नों से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आज के वीडियो में हमने प्रश्न रखे हैं आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड। चलिए, जैसा कि आज का प्रश्न दिया गया 10 एम्पियर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि 10 एम्पियर की भारी धारा वाले किसी स्थापना में क्षरण धारा यानी लीकेज करंट डैश डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। सही उत्तर जो कि 2 मिली एम्पियर से कम नहीं होना चाहिए। या तो आप दूसरे शब्दों में किसी मशीन में लीकेज धारा 1/5000वां भारित धारा के होती है। किसी मशीन की क्षरण धारा का मान कम से कम होना चाहिए, ये आप ज़रूर याद रखेंगे। जैसे कि इस प्रकार यहाँ पर दिया गया लीकेज धारा बराबर भारित धारा बटे 5000, इस प्रकार यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आपका 2 मिली एम्पियर निकल कर आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की इकाई है? एक इकाई है। सही उत्तर, शक्ति की इकाई जो होती है वाट होती है, धारा की इकाई एम्पियर होती है, वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, रेजिस्टेंस की इकाई जो है ओम होती है, यानी प्रतिरोध की इकाई जो है ओम होती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे पी से व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक जो है जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय आप इसे बोलते हैं। इसका मात्रक जो है वाट होता है, या तो आप जूल प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। चलिए, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? सही उत्तर एम्पियर होता है। ये तो सभी को पता होगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक जो है एम्पियर होता है, जिसे ए अक्षर से व्यक्त किया जाता है। इसका प्रतीक जो है आई होता है। वोल्टता वी को व्यक्त करने, प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं और तथा पावर को डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। अगला है, विद्युत धारा का ऋण प्रतीक डैश डैश होता है। सही उत्तर आई होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि इस प्रकार दिया गया, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए अक्षर से व्यक्त किया जाता है। इसका ऋण प्रतीक जो होता है आई होता है। वोल्टता का वी होता है, वी से व्यक्त करते हैं, और रेजिस्टेंस को आर से व्यक्त करते हैं, और पावर को डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न दिया गया, एसी सर्किट में अधिकतम विद्युत आवश्यकता होती है। सही उत्तर प्रभावी विद्युत के 1.414 बराबर होती है, यानी प्रभावी विद्युत के √3 गुना होती है। जैसे कि एसी सर्किट में अधिकतम विद्युत आवश्यकता प्रभावी विद्युत के 1.414 बार होती है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न दिया गया, किस प्रकार की तरंग का आरएमएस और अधिकतम मान बराबर होता है? सही उत्तर वर्ग तरंग का। वर्ग तरंग का जो है आरएमएस मान और शिखर व औसत मान जो है बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, यदि तरंग का शिखर मान v यानी शिखर मान है तो वर्ग तरंग यानी आरएमएस मान क्या होगा? सही उत्तर जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, शिखर मान इसका सही उत्तर होगा, जो कि दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर पूरी जानकारी देख लेते हैं, इस प्रकार दी गई है। जैसे कि दिया गया तरंग का शिखर मान जो है दिया गया वी पी, इसे वी पी से प्रदर्शित करते हैं, और डीसी तरंग आयताकार तरंग का आरएमएस जो है देख सकते हैं, और ज्या तरंग का वर्ग माध्य मूल मान जो कि इस प्रकार दिए गए त्रिभुजाकार के लिए आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, ज्या वक्री तरंग के रूप में औसत मान होता है। सही उत्तर जो कि 2 मैक्स बटे पाई इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न, एक साइन वेव धनात्मक मान अधिकतम कब होता है? सही उत्तर 90 डिग्री पर जो है अधिकतम होता है। देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए गए एक साइन वेव का अधिकतम मान धनात्मक मान 90 डिग्री पर होता है। प्रत्यावर्ती धारा में धारा वेव कार्य के चलती है। जब यह 90 डिग्री कोण पर होती है तब इसका मान जो है अधिकतम होता है।
जैसे कि दिए गए विकल्पों में सही उत्तर विकल्प का चयन करना है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार दिया गया, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा भाई, ओ प्रश्न तो कट गया है। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है इस प्रकार, जैसे कि आप जान सकते हैं। पीवीसी विद्युत रोधित गैर आच्छादित एकल कोर केबल पीवीसी इंसुलेटेड नॉन शीट्ड सिंगल कोर केबल का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। सही उत्तर घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि पीवीसी विद्युत रोधी गैर आच्छादित एकल कोर केबल पीवीसी इंसुलेटेड नॉन शीट्ड सिंगल कोर केबल का प्रयोग मुख्यतः घरेलू व औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से एल्युमिनियम केबल को ताम्र कॉपर बस बार में जोड़ने के लिए प्रयुक्त कर्णकों के प्रकार की पहचान कीजिए। सही उत्तर जो कि बाई मेटालिक केबल लग, इसका सही उत्तर यानी दो धात्विक केबल कर्णक राइट आंसर है। चलिए, एल्युमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने के लिए द्विधात्विक केबल को कर्णक का प्रयोग करते हैं। अगला है, केबल का सर्ज प्रतिरोध क्या होता है? सही उत्तर 50 ओम होता है। केबल का सर्ज प्रतिरोध 40 से 60 ओम के बीच होता है, यानी यहाँ पर 50 आपका दिया गया, बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ग्रेड है जिसके लिए वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाए जाते हैं? सही उत्तर जो कि 230 बाई 400 वोल्ट, बिल्कुल सही उत्तर है। इसका 230 बाई बटे 400 वोल्ट एक वैध ग्रेड है, इसके लिए वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया, जो कि फैराडे के सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुम्बकीय इंडक्शन है। सही उत्तर विद्युत क्षेत्र समय के विभिन्न चुम्बकीय प्रवाह द्वारा उत्पादित किया, ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो कि फैराडे का प्रथम नियम, जब किसी बंद कुंडली के चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जैसे कि फैराडे का द्वितीय नियम, जैसे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार दिया गया, माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी, इसका पूरा फार्मूला होता है, जो कि फैराडे का द्वितीय नियम के अनुसार होता है। अगला प्रश्न, प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव इनके उत्पादन के कारण का विरोध करते हैं, उस नियम की खोज किसने की? सही उत्तर लेंज का नियम, यानी लेंज ने उस नियम की खोज की थी। जैसे कि लेंज का नियम प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव इनके उत्पादन का विरोध करते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेंज का सूत्र है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये विरोध करता है, जो कि माइनस का चिन्ह दर्शा रहा है, जो कि एन डी फाई अपॉन डी टी होता है। अगला है, स्थिर तरीके से लगाए गए ईएमएफ की दिशा डैश डैश की मदद से प्राप्त की जा सकती है। सही उत्तर लेंज का नियम, बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, लेंज का नियम किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। मैंने तो आपको बता दिया, आप इसे जरूर याद रखें। एम्पियर का नियम किसमें प्रयुक्त होता है? सही उत्तर जैसे कि लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में, टोरॉइड कॉइल के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में, संवाहक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में, एक लंबे सीधे तार के चुंबकीय क्षेत्र में, इन सभी पर आपका निर्भर होता है। चलिए देखते हैं, जो कि हमारा इस प्रकार दिया गया है, एम्पियर का नियम निर्वात अथवा वायु में किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलनीय निर्वात की चुंबकशीलता तथा उस पथ की कुल धाराओं के बीच गणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, परिनालिका, टोरॉइड, चालक, तार इत्यादि का चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम से ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि यदि प्रचालन धारा 10 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच है तो परिपथ को सुरक्षित ढंग से ब्रेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर एमसीसीबी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यदि प्रचालन की धारा 10 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच है तो परिपथ को सुरक्षित ढंग से ब्रेक करने के लिए एमसीसीबी यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का प्रयोग यानी उपकरण प्रयोग करते हैं। एमसीबी का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। इसका जो है 1 से 63 यानी 1 वोल्ट से 1 एम्पियर से 63 एम्पियर तक के बीच में एमसीबी का प्रयोग करते हैं। इसके ऊपर आपका यहाँ पर एमसीसीबी का प्रयोग किया जाता है। चलिए, किसी फ्यूज का फ्यूजिंग एलिमेंट डैश डैश से बना होता है। सही उत्तर
कॉपर या तांबे का बना होता है। किसी फ्यूज का फ्यूजिंग एलिमेंट तांबे यानी उच्च चालकीय पदार्थ का बना होता है। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण अवयव होता है, इसे सीरीज क्रम में लगाया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि दिया गया है, फ्यूज की रेटिंग जो है एम्पियर में होती है। फ्यूज का उच्च चालकता तथा कम गलनांक का गुण होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि एमपीसीबी का पूरा नाम क्या है। सही उत्तर मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होता है। एमपीसीबी का पूरा नाम मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होता है। मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर जो कि इस प्रकार यह एक सुरक्षा उपकरण अवयव है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया जैसे कि कैलिपर के अंदर माप स्थानांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर इस्पात मापी का प्रयोग करते हैं। कैलिपर के अंदर माप स्थानांतरित करने के लिए इस्पात मापी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इस्पात माप पट्टी किस प्रकार की धातु से बनी होती है। सही उत्तर स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। यहाँ पर देखते हैं जैसे कि इस्पात माप पट्टी स्टेनलेस स्टील धातु से बनी होती है। इसे जंग रोधी इस्पात भी कहा जाता है, जो वायुमंडलीय तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से खराब नहीं होता है। साथ ही यह साधारण इस्पात की तुलना में अधिक ताप भी सह सकता है। इसमें 15 से 20% क्रोमियल, 8 से 10% निकिल तथा साधारण स्टील होता है। अगला है SWG यानी आपका स्टैंडर्ड वायर गेज को मापने के लिए यानी SWG को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सही उत्तर व्यास मापने के लिए करते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि एक SWG बराबर आपका mm में कितना होता है 7.6200 होता है। 2 के लिए देख सकते हैं, 3 के लिए देख सकते हैं, आप इस प्रकार देख लेंगे। चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके रख लें, ताकि ये आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि आपका PGCIL में लगता है एक प्रश्न पूछा गया था इसी से। चलिए अगला है। अगला प्रश्न हमारा दिया है चालक का नापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है। सही उत्तर मानक तार गेज जो है उपयुक्त होता है। यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं। जैसा कि दिया गया चालक का माप नापने हेतु मानक तार गेज यानी स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। यह एक ब्रिटिश नाम प्रणाली है। आजकल mm वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। 35 SWG सबसे पतला तार होता है। SWG का अंक जितना कम होगा वायर उतना ही बड़ा गेज का प्रयुक्त होगा। अगला है कंडक्टर के आकार को नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मानक वायर गेज के खांचों में वायर कंडक्टर डालते समय वायर का कंडक्टर को डैश है। सही उत्तर ना तो कसा हुआ और ना ही ढीला होना चाहिए, ये बिल्कुल सही उत्तर है। कंडक्टर के आकार को नापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक वायर गेज के खांचों में वायर कंडक्टर डालते समय वायर कंडक्टर ना तो कसा हुआ होना चाहिए और ना ही ढीला होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि लेड एसिड सेल यानी लेड एसिड अम्ल बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या है। सही उत्तर आंतरिक परिपथ को दोष को टालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी में विभाजक का उद्देश्य आंतरिक परिपथ दोष टालने के लिए किया जाता है। बैटरी के अंदर विभाजक नहीं प्रयोग किए जाने पर धनात्मक तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड आपस में मिलकर शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। अगला है लेड एसिड बैटरी का विद्युत अपघट्य में प्रयोग किया जाने वाला रसायन डैश है। सही उत्तर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि लेड एसिड बैटरी के विद्युत अपघट्य के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी में द्वितीयक प्रकार का संचायक बैटरी होती है और लेड एसिड बैटरी में धनात्मक इलेक्ट्रोड हेतु लेड पेरोक्साइड तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड हेतु लेड का प्रयोग किया जाता है। अगला है लेड एसिड बैटरी के अंदर विद्युत अपघट्य के लिए प्रयुक्त अशुद्ध जल सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात कितना है। सही उत्तर 3:1 होता है। अगला है निकिल आयरन सेल क्या है। सही उत्तर नम द्वितीयक सेल होता है। जैसा कि निकिल आयरन सेल का नाम नम द्वितीयक सेल होता है। इस सेल में एक स्टील के पात्र में निकिल आलेपित स्टील की बेलनाकार धन प्लेटें होती हैं। इन प्लेटों में निकिल हाइड्रेट की लुगदी भरी जाती है। इन प्लेटों में कुछ पॉकेट्स बनाई जाती हैं।
और उनमें आयरन हाइड्रेट चूर्ण भर दिया जाता है, जो कि रीढ़ प्लेटों की भांति कार्य करती है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा लिथियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा दिया गया विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? सही उत्तर ग्राम प्रति कूलाम होता है। देखते हैं जो कि चित्र में जो प्रदर्शित जो प्रतीक दिया गया यानी जो सिंबल दिया गया ये किसका है? सही उत्तर ये बेल का है। अगर यही उल्टा होता ये तो आपका बजर का हो जाता। अगला है विद्युत इलेक्ट्रिकल प्रणाली में सबसे उपयुक्त चिन्ह दर्शाता है, ये कौन सा दर्शा रहा है? राइट आंसर ये यूपीएस आपका दिखाया गया है यहाँ पर। अगला है चिन्ह निम्न में से निम्न चिन्ह का उपयोग किस प्रकार के यंत्र के लिए किया जाता है? राइट आंसर चल कुंडली यंत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है जैसे कि वायु वायरिंग में यह प्रतीक डेड डैश को निरूपित करता है। सही उत्तर जो कि एग्जॉस्ट फैन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला हमारा दिया गया जो कि नीचे दिए गए चित्र यानी सिंबल को पहचानना आपको ये किसका सिंबल है? सही उत्तर पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये सिंबल दिया गया है, जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर इनमें पी क्षेत्र तथा उनके बीच एक पतला छोटा एन क्षेत्र होता है। इसमें कलेक्टर एवं बेस को ऋणात्मक तथा एमीटर को धनात्मक बायस दी जाती है। इसमें धारा प्रवाह छिद्र के कारण होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जैसे कि विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के अज्ञात विकिरण के लिए निम्नलिखित गुण हो। सही उत्तर जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो जैसे कि यहाँ पर उनकी तरंग बहुत छोटी है और यह 0.01 एम्पियर से और 10 एंगस्ट्रॉम के बीच होते हैं। ये आपका जैसे कि अगला है वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा पथ में विचलित नहीं किया जाता। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण उपयुक्त विशेषताओं से युक्त है? सही उत्तर जो एक्सरे है ये बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी फिर एक बार बता दूं एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसके तरंग दैर्घ्य जो है 0.01 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम होती है। चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एक्सरे का उपयोग करते हैं। इस किरण को रॉन्टजन विकिरण भी कहते हैं। अगला है किसी बंद सतह और सतह के अंदर घेरे हुए शुद्ध आवेश द्वारा अविवाह का संबंध डेड डैश नियम स्थापित करता है। सही उत्तर गॉस का नियम। चलिए जैसे कि किसी बंद सतह और सतह के अंदर हुए शुद्ध आवेश द्वारा अविवाह का संबंध गॉस के नियम को स्थापित करता है। गॉस का नियम कूलाम के नियम से निष्पादित किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला है दो चुंबक के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। दोनों चुंबकों के आकर्षण या विकर्षण के मूल मान से तुलना करने पर क्या होगा? सही उत्तर जो कि 4 गुना हो जाएगा। चलिए जैसे कि दो चुंबकों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। दोनों चुंबकों के बीच आकर्षण या विकर्षण बल उनके मूल से तुलना करने पर 4 गुना होगा, क्योंकि बल का मान दोनों चुंबकों के बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार दिया गया है। अगला है एक चल कुंडलन यंत्र में कुंडलन यानी वाइंडिंग को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित किया जाता है। ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि सही उत्तर इसके विक्षेप को इसकी धारा का समानुपाती बनाने के लिए किया जाता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक चल कुंडली यानी वाइंडिंग में यंत्र में वाइंडिंग को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके विक्षेप में इसकी धारा के समानुपाती बनाने के लिए होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जैसे कि ट्रांसफार्मर आयल की परावैद्युत सामर्थ्य प्रति एमएम डेड डैश होने की अपेक्षा की जाती है। सही उत्तर 33 किलो वोल्ट। ट्रांसफार्मर में तेल की डाइलेक्ट्रिक शक्ति 33 किलो वोल्ट की होती है। इसके बाद इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। अगला है ट्रांसफार्मर तेल डेड डैश से युक्त होता है। सही उत्तर नमी से मुक्त होता है। ट्रांसफार्मर तेल जो है नमी से मुक्त होना चाहिए क्योंकि नमी अचालक गुण को घटा सकती है। तेल में नमी प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर का प्रयोग किया जाता है। अगला है
ट्रांसफार्मर प्रयुक्त ट्रांसफार्मर तेल डेड डैश प्रदान करता है। सयुत्तर इंसुलेशन और शीतलन प्रदान करता है। जैसा कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक उपकरण है, ट्रांसफार्मर क्षतियों के कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है जो वाइंडिंग के अचालक आवरण को नष्ट कर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर सकती है। इससे बचने के लिए ट्रांसफार्मर शीतलन प्रणाली को व्यवस्था करना आवश्यक है। यह तेल व ब्लास्ट प्राकृतिक वायु विधि द्वारा किया जाता है। तेल से भरे ट्रांसफार्मर में शीतलन के रूप में कार्य करता है। इसमें मिनरल वसा खनिज तेल का उपयोग किया जाता है। यह शुद्ध व नमी रहित होता है। चलिए, यह खनिज यानी नमी रहित होना चाहिए। तेल ना तो ज्वलनशील होता है और ना ही वाष्पीकृत होता है। यह एक विशेष ग्रेड का मोबिल ऑयल होता है। अगला है, इंसुलेटेड तरल पदार्थ को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। उनमें से ट्रांसफार्मर तेल को डेड डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सयुत्तर खनिज इंसुलेटिंग तेल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इंसुलेटिंग तरल पदार्थ को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से ट्रांसफार्मर तेल को खनिज इंसुलेटिंग तेल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला है, ट्रांसफार्मर तेल जिस तापमान पर जलना शुरू हो जाता है उसे डेड डैश कहते हैं। सयुत्तर आग बिंदु यानी फायर पॉइंट कहते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया गया ट्रांसफार्मर तेल जिस तापमान पर जलना शुरू हो जाता है उसे आग यानी फायर पॉइंट कहते हैं। फ्लैश बिंदु जिस तापमान पर ट्रांसफार्मर तेल वाष्पीकृत हो जाता है वो फ्लैश बिंदु कहलाता है। अगला हमारा दिया गया, निम्नलिखित में से किस कम्यूटेशन विधि में इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण ब्रशों को घूर्णन की दिशा में अग्रवर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। सयुत्तर इंटरपोल विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि कम्यूटेशन विधि में इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण ब्रशों को घूर्णन की दिशा में अग्रवर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दिया गया है, इंटरपोल को हम कम पोल के नाम से भी जानते हैं। यह एक छोटा पोल होता है, इसे इंटरपोल क्षेत्र में लगाते हैं। यह आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव से कम करता है। इंटरपोल पर कुंडलन होता है यानी वाइंडिंग होती है जो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा होता है और यह इसमें नमी भी वही धारा बहती है जो आर्मेचर वाइंडिंग में बहती है। अगला है, आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव चुंबकीय उदासीन अक्ष को डेड डैश की ओर स्थानांतरित होता है। सयुत्तर जनित्र के लिए घूर्णन की दिशा की ओर स्थानांतरित होता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव चुंबकीय उदासीन अक्ष को जनित्र के लिए घूर्णन की दिशा की ओर स्थानांतरित करना होता है। ऐसा नहीं होने पर कम्यूटेटर पर अधिक स्पार्किंग उत्पन्न होती है जो मोटर के लिए चुंबकीय उदासीन अक्ष गति की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। अगला, चुंबकीय उदासीन अक्ष एमएनए एक ऐसी अक्ष होती है जहां प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 होता है, अर्थात कोई भी विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता है और निर्भार पर एमएनए तथा जीएनए एक अक्ष पर होता है। अगला है, जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है और फिर सयुत्तर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है जो कि पिंजरी यानी स्क्वायरल मोटर के में उपयोग किए जाने वाले रोटर स्लॉट के टेढ़े होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण गलत है। सयुत्तर चुंबकीय पासन में वृद्धि करता है, ये बिल्कुल गलत है। जबकि आपका मोटर का शांतिपूर्ण संचालन करता है, बिल्कुल सही। गूंजन को कम करता है, रोटर की विभिन्न स्थितियों के लिए निर्बाध बलागुण वक्र देता है, ये भी बिल्कुल सही है। पिंजरी मोटर में रोटर स्लॉट के टेढ़े होने का कारण मोटर को शांतिपूर्ण संचालन, गूंजन कम करता है, रोटर की विभिन्न स्थितियों के लिए निर्बाध बलागुण वक्र देता है। अगला है, निम्न में से किस मोटर को कम लागत के रख रखाव की आवश्यकता होती है। सयुत्तर इंडक्शन मोटर की, इसको कम लागत की रख रखाव की आवश्यकता होती है। इंडक्शन मोटर को कम लागत एवं रख रखाव की आवश्यकता होती है। सभी प्रेरण मोटर फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। किसी भी मोटर हेतु रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र बहुफेज की आवश्यकता होती है। अगला है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर डेड डैश स्लिप रिंग होती है। सयुत्तर स्क्वायरल केज में कोई स्लिप रिंग नहीं होती है।
देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार दिए गए। 3 फेज स्क्वायर इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग केवल वाउंड रोटर मोटर में प्रयोग की जाती है ली जाती है, जबकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में प्रयोग की जाने वाली स्लिप रिंग का मान 0 होता है, क्योंकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रोटर वाइंडिंग एंड रिंग में शॉर्ट सर्किट रहता है। अगला हमारा जो कि इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन यानी प्रेरण मोटर में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें गलत है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि दिया गया, इसके रोटर के लिए कोई बाहरी कनेक्शन नहीं होता है, जैसा कि यहाँ पर बिल्कुल होता है, और 3 फेज सप्लाई को इसके स्टेटर से जोड़ा जाता है और प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, और यह रास्ता होता है सुदृढ़ होता है और उसे कुशल देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। अगर होती भी है तो बहुत कम। इसका सही विकल्प आपका दिया गया है, जो कि इनमें से कोई गलत नहीं है, ये सभी सही है। चलिए अगला है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हमने प्रश्नों को रखा है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाना, इस सीरीज को देखकर आपका अधिक से अधिक यहीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अगर आप हमारी पूरी सीरीज देख लेते हैं, जो कि 60-65 वीडियो बन गए हैं, ये सारी अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। औद्योगिक अनुप्रयोगों में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इसके लिए डेड डैश को प्राथमिकता दी जाती है। सही उत्तर, कम रखरखाव की प्राथमिकता दी जाती है। कम रखरखाव के कारण स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की प्राथमिकता दी जाती है। कम रखरखाव के साथ इसमें यांत्रिक रूप से मजबूती एवं कम कीमत भी लगती है। अगला प्रश्न हमारा सवाल दिया है, जैसे कि यदि किसी भवन की वायरिंग में 60 वाट बल्बों के 20 पॉइंट्स और 4 पंखे प्रत्येक 100 वाट के हैं, तो 240 वोल्ट सप्लाई सिस्टम के लिए अनुमोदित इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। जबकि 60 वाट के 20 पॉइंट हैं तो यहाँ पर 20 से गुणा कर देंगे तो आपका 1200 वाट हो जाएगा। फिर 100 वाट के 200 यानी 100 वाट के हैं, यानी आपके दिए गए, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार पंखा आपका 4 मतलब दिए गए हैं 4, यानी 4 पॉइंट के प्रत्येक पंखे 4 दिए गए हैं, और यहाँ पर 240 वोल्ट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर 4 पंखे हैं और 20 यहाँ पर पॉइंट हैं, इनको गुणा कर देंगे 1200 और ये 400, 1600 हो जाएगा। P बराबर 1600 आ गया। फिर यहाँ पर आगे चलेंगे फार्मूले पर, जो कि यहाँ पर इसे 1600 को KVA में बदलेंगे। KVA में बदलेंगे तो इस 1.6 किलो वोल्ट एम्पियर आ जाएगा। फिर आगे इसे सॉल्व करेंगे, जो कि 240 वोल्ट सप्लाई के लिए यहाँ पर अनुमोदित विद्युत रोधन प्रतिरोध जो है 2.06 मेगा ओम होगा, जो कि इसका सही उत्तर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि कोई 8 पोल का प्रत्यावर्तक 750 RPM पर चल रहा है। इस प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या है। सही उत्तर, जो कि सिंपल सा है, पूरा पोल्स की संख्या दी गई है, NS की यानी सिंक्रोनस स्पीड दी गई है। फार्मूले पर मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका यहाँ पर 60 हर्ट्ज बिल्कुल सही उत्तर आ गया। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर के क्षेत्र परिपथ की डेड डैश से प्रदायी होती है। सही उत्तर, जो कि दिष्ट धारा बिल्कुल सही उत्तर है। किसी अल्टरनेटर को उत्तेजित करने के लिए एक्साइटर डेड डैश होता है। सही उत्तर, शंट जनरेटर होता है। वाइंडिंग के पिच फैक्टर की गणना करने का सूत्र है। सही उत्तर, पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच होता है। वाइंडिंग पिच का पिच फैक्टर वास्तव में वाइंडिंग पिच तथा पोल पिच का अनुपात होता है। साथ ही यदि ज्ञात रहे कॉइल स्पैन पोल पिच के समान हो तो यह कुल पिच कहलाएगी। जबकि यदि हार्मोनिक्स बचाव की दृष्टि से वाइंडिंग की जाए तो यह शॉर्ट पिच प्रकार की होती है, जिसमें पिच फैक्टर का प्रयोग किया जाता है। परिवेष्टन यानी वाइंडिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली
इंसुलेशन यानी रोधन सामग्री को तापमान की एक विशेष सीमा का सामना करने की उनके क्षमता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। वर्ग ई रोधन में यानी इंसुलेशन में अधिकतम सुरक्षित तापमान होता है। सही उत्तर जो कि 120 डिग्री सेल्सियस होगा। जैसे कि वाइंडिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली इंसुलेशन सामग्रियों को तापमान की एक विशेष सीमा का सामना करने की उनकी क्षमता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। ई इंसुलेशन का अधिकतम जो सुरक्षित तापमान है 120 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अतिरिक्त कुल 7 श्रेणियाँ होती है, जैसे कि वाई के लिए आपका 90 होता है, ए के लिए 105, ई के लिए 120 और यहाँ पर बी के लिए 130 होता है। यहाँ पे 135 लिखा है, कोई बात नहीं। एफ के लिए यहाँ पर 155 होता है और एच के लिए यहाँ पर 180 होता है और 200 जो है आपका सी के लिए होता है। अगला है एक 4 पोल द्विपरत डिस्क धारा लैप कुंडली यानी वाइंडिंग में 20 प्रकाश है और प्रति परत एक चालक है तो दिक् परिवर्तक सलाहों की संख्या कितनी है। चलिए सॉल्व करते हैं जो कि दिया गया है। जैसे कि दिया गया प्रयोजन द्विपरत कुंडली में, अतः यदि 4 ध्रुव द्विपरत डिस्क धारा लैप कुंडली में 20 प्रकाश हैं तो प्रति परत एक चालक को कम्यूटेटर सलाहों की संख्या 20 होगी। अगला हमारा दिया गया जैसे कि हेमीट्रॉपिक वाइंडिंग को किस अन्य नामों से भी जाना जाता है। सही उत्तर अनबाइफार्केटिंग वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। हेमीट्रॉपिक वाइंडिंग को अनबाइफार्केटिंग वाइंडिंग के अन्य नाम से भी जाना जाता है। जहाँ वाइंडिंग शब्द में तात्पर्य चालक को सुविधाजनक क्रमिक घुमाव से प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न हमारा जो कि इस प्रकार दिया गया, एक सिंप्लेक्स लैप के लिए पी सी और के संदर्भ में पिच को डैश के द्वारा ज्ञात किया जाता है। सही उत्तर जो कि बैक पिच बराबर 2C/P ± के बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर देख सकते हैं सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए पी सी और के संदर्भ में बैक पिच को यहाँ पर देख सकते हैं 2C/P ± के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ज्ञात रहे लैप एक समानांतर प्रकार की वाइंडिंग है। अगला हमारा दिया गया जो कि सतह के किसी भी बिंदु पर रोशनी ल्यूमिनस फ्लक्स द्वारा नॉर्मल के साथ बनाए जाने वाले कोण के कोसाइन डैश हैं। सही उत्तर सीधे अनुपातिक हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सतह किसी भी बिंदु पर प्रदीप्ति पृष्ठ पर अभिलंब तथा प्रकाश की दिशा के बीच कोण की कोज्या के समानुपाती होता है। इससे प्रदीप्ति का तृतीय नियम लैम्बर्ट का कोज्या नियम कहते हैं। चलिए यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है। E बराबर यानी I cos φ/d², यानी इसका जो मात्रक होता है ल्यूमिन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला है दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ डैश के बीच होता है। सही उत्तर जैसे कि 4000 AU से लेकर 7000 AU के बीच में होता है, वेवलेंथ होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि बैगनी का देख सकते हैं 3900 से लेकर 4500, नीला का 4500 से लेकर 5000, हरा का 5000 से लेकर 5700, पीला का यहाँ पर 4700 लेकर 5700 से लेकर 5900 और यहाँ पर 4700 लेकर 5900, नारंगी का देख सकते हैं। इस प्रकार आप सभी का आसानी से देख सकते हैं। अगला हमारा इस प्रकार दिया गया जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक तंतु लैंप के आर्गन गैस को भरते हैं। सही उत्तर टंगस्टन तंतु के वाष्पीकरण को कम करने के लिए भरते हैं। चलिए देख लेते हैं जैसा कि दिया गया है, तंतु लैंप के में आर्गन गैस का उपयोग टंगस्टन तंतु वाष्पीकरण को कम करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय घटक है। सही उत्तर ट्रांजिस्टर जो है इसका सक्रिय घटक होता है। ट्रांजिस्टर एक सक्रिय घटक है जो आयाम को बढ़ाने में सक्षम, साथ ही RLC यानी रजिस्टेंस, इंडक्टर प्रतिरोध यानी कैपेसिटर जो है, इंडक्टर और प्रतिरोध निष्क्रिय घटक होते हैं। चलिए एक ट्रांजिस्टर में संग्राहक क्षेत्र यानी कलेक्टर रीजन, उत्सर्जन क्षेत्र एमिटर रीजन डैश बनाया जाता है। सही उत्तर से बड़ा बनाया जाता है।
देखते हैं, जो कि एक ट्रांजिस्टर में संग्राहक क्षेत्र यानी कलेक्टर रीजन उत्सर्जन क्षेत्र यानी एमिटर रीजन से बड़ा बनाया जाता है, जबकि बेस सर्वाधिक संकीर्ण होता है। एमिटर जंक्शन में सर्वाधिक डोपिंग प्रदान की जाती है। अगला है, ट्रांजिस्टर का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर आपका एनोड नहीं है, जबकि संग्राहक होता है, उत्सर्जक होता है, आधार होते हैं। ट्रांजिस्टर के 3 भाग होते हैं, संग्राहक, उत्सर्जक एवं आधार, जबकि एनोड डायोड युक्ति का भाग है। ट्रांजिस्टर को प्रवर्धन के प्रयोग में लाया जाता है, जबकि डायोड को रेक्टिफाई करने में किया जाता है। अगला है, डायोड में निम्न में से क्या ट्रांजिस्टर का प्रकार है? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर है, जैसे कि पीएनपी बिल्कुल सही उत्तर है। पीएनपी 2 टाइप के अर्धचालकों में के मध्य एन टाइप अर्धचालक की परत होती है। अगला है, जैसे कि एनपीएन 2 एन टाइप के अर्धचालकों के मध्य पी टाइप अर्धचालक की परत होती है। अगला है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी रीजन किसे कहा जाता है? सही उत्तर, बेस कहते हैं। अगला है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में चौड़ाई किस मामले में सबसे कम होती है? सही उत्तर, आधार। अगला है, जैसे कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में चौड़ाई आधार के मामले में सबसे कम होती है, जबकि सर्वाधिक मोटाई संग्राहक की होती है। साथ ही ज्ञात रहे, ट्रांजिस्टर में सर्वाधिक डोपिंग क्षेत्र की होती है, जहां डोपिंग तात्पर्य शुद्ध अर्धचालक से अशुद्धि को मिलाना होता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो पे आया करें तो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच किया करें, ताकि आपका पूरा यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम सभी भर्तियों के रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर रखते हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे प्रश्न इसमें होते हैं। अगर आप हमारी पिछली वीडियो सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो भी वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट का लिंक जुड़ा मिलेगा, जो कि 4 बॉक्स में मिलेगा। उस पर आप जिसको पढ़ना है वो आप क्लिक कर आसानी से पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। उसमें से आप पूरा इलेक्ट्रिशियन अपना कवर कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। चलिए, जैसा कि हमारा दिया गया है, वाहनों के डैशबोर्ड तथा वैद्युतिक मशीनों के नियंत्रक पट्ट में समानता यह है कि सही उत्तर, दोनों में उच्च वोल्टता उपस्थित रहती है। वाहनों में डैशबोर्ड तथा वैद्युतिक मशीनों में नियंत्रक पट्ट में समानता यह है कि दोनों में वोल्टता उपस्थित रहती है। डैशबोर्ड में उच्च वोल्टता प्रेरित रहती है, जिससे कि मोटर गाड़ियों में स्वचालित बनाया जाता है। वैद्युतिक मशीनों में नियंत्रण पट्ट में विभिन्न उपकरणों के साथ उच्च वोल्टता भी प्रेरित रहती है, जिसमें मशीनों को उचित और सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। अगला हमारा दिया गया, जैसे कि 3 फेज विद्युत वितरण पट्ट के प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का परास क्या है? सही उत्तर, 0 से 5 वोल्ट होता है। देखते हैं यहाँ पर, 3 फेज वितरण नियंत्रण पट्ट का प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का परास 0 से 500 वोल्ट होता है। 3 फेज में 440 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज पाई जाती है, जिसमें वोल्ट मीटर का परास उच्च होना चाहिए, जिससे कि 3 फेज की वोल्टता मापी जा सके। परास उच्च होने पर विद्युत वितरण नियंत्रण पट्ट से 3 फेज की वोल्टता मापी जा सकती है। अगला है, नियंत्रक पट्टों में बल्ब, पायलट लैंप, एलईडी का प्रयोग डेड डैश के रूप में किया जाता है। सही उत्तर, सूचक युक्ति के रूप में करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया, नियंत्रक पट्ट में बल्ब, लैंप, एलईडी का प्रयोग सूचक युक्ति के रूप में किया जाता है। नियंत्रक पट्ट निर्माण मशीन संयंत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है। अगला है विद्युत वितरण उपकेंद्र के नियंत्रण पट्ट में दिष्टकारी का क्यों प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर, एसी मापक यंत्रों में डीसी मापक यंत्रों में परिवर्तित करने हेतु किया जाता है। देखते हैं यहाँ पर, जो कि दिया गया, विद्युत वितरण उपकेंद्र के नियंत्रण पट्ट में दिष्टकारी बैटरी आवेशन रिले प्रचालन तथा एलईडी हेतु प्रयोग किया जाता है। एसी आपूर्ति में डीसी आपूर्ति में परिवर्तित करने वाली युक्ति दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर कहलाती है। चलिए।